Hello students, our today's topic is delegation of authority and decentralization of authority. अब अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है, ये है सिंपली कि आपने किसी को काम दिया है, उस काम को करने के लिए पावर दी है और उसकी जवाबदेही फिक्स की है। ये तो एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको जैसे समझाऊं, सपोज कीजिए मैं आपको 100 रुपीज़ का नोट दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको समोसे लेकर के आने हैं। गिवन द प्राइस पर समोसा इज ₹15, तो आप कितने समोसे परचेज कर पाएंगे आपके पास? तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। और जब मैं आपसे वापस आने के बाद मार्केट से आपसे जवाब पूछूं कि आपने 100 रुपीज़ का क्या किया, या आपने वो अपने लिए यूज़ कर लिए या गुम कर दिए, या जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया, तो वो सारी चीज़ें आप जब मुझे बताएंगे तो वो आपकी जो मेरे को जवाब दिया है वो तो हो गई आपकी अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, वो अथॉरिटी, और आपको जो समोसे लाने का काम दिया गया था वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो हुआ एक नॉन बिजनेस एग्जाम्पल। अगर अब हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, नो मैनेजर इज दैट कैपेबल इनफ कि वो सारा बर्डन अपने ऊपर लेकर के सारी चीज़ें खुद से डील कर पाए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मस्ट है आज की सिनेरियो में। या आप कहीं पे भी देख सकते हैं, या आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम घर के सारे काम को देखें, अगर हम सारी चीज़ें मम्मा के ऊपर डाल दें, हाउस होल्ड कोर्स में किचन का काम, कपड़े धुलना, बर्तन, सफाई और सारी चीज़ें, और हमारी अधिकतर मोस्टली मम्मी जो है वो सब खुद ही करती है। बट अगर आप देखते हो कि वो मशीन की तरह अगर पूरा दिन लगी रहेंगे तो वो थक भी जाते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, वो आपको जॉब असाइन कर देती है और उस काम को करने के लिए थोड़ी सी अथॉरिटी भी दे देती है। अब वो चीज़ जब नॉन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल है तो सेम वे ये चीज़ें मस्ट हैं आपके पास आपके बिजनेस में। अब डेफिनेशन क्या कहती है और आपके पास आपके किस तरीके से यहाँ एलिमेंट्स हैं वो हमें स्टडी करना है। ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक पास्ट ईयर का जितना भी ट्रेंड रहा है वहाँ पे आपके पास केस स्टडीज यहाँ से आई हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। बट पहले मीनिंग जानते हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए क्या कहती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी and creating accountability of the person to whom work or responsibility has been handed over। आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस डेफिनेशन को, आपको सिक्वेंशियली समझना है। क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और उसके साथ उसको अथॉरिटी दे रहे हैं। अब जिस पर्सन को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी है उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको फिक्स करनी है। अब आपके पास यहाँ पे मीनिंग क्या है इन सारी चीज़ों का, 3 नए शब्द आपके सामने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनका मीनिंग क्या है वो जानेंगे हम, पर उससे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन क्लियर करती हूँ कि आपके पास आप किसी भी पर्सन को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके पैरेलली आपकी अथॉरिटी भी आती है। अगर आपको ध्यान हो, सेकेंड यूनिट में हमने एक प्रिंसिपल स्टडी किया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था सेकेंड यूनिट के उस प्रिंसिपल में that authority and responsibility should go hand in hand, कि आपकी जितनी अथॉरिटी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वल होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है तो आपकी मिसयूज ऑफ द पावर होगा, और अगर आपकी अथॉरिटी कम है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपके पास आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको आपको पावर भी देनी है और उसकी जवाबदेही भी फिक्स करनी है जिस भी पर्सन को आपने वो काम सौंपा है। ये तो बात हो गई मीनिंग की। अब देखिए, एक्सेस बर्डन को रिमूव करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मस्ट है। हम एक पर्सन से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सारी चीज़ें संभाल लेंगे। कंपनी का सीईओ जो है, हम उनसे उम्मीद रखें मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, पर्सनल सारी चीज़ें वो संभाले, पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या करते हैं, अपने से नीचे लेवल वालों को आपके अथॉरिटी पास ऑन करते हैं। बट कौन सा कंसेप्ट डेलीगेशन है और कौन सा कंसेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी छोटे से लेवल पे आप जान लीजिए कि एक लेवल पे जब पावर पास ऑन की है तो वो चीज़ है आपके पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देयर आर 3 एलिमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मीनिंग की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है आपने जिस भी पर्सन को वो ऑब्लिगेशन दी है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट फॉर द असाइंड जॉब,
कि जिस भी पर्सन को आपने काम सौंपा है उसकी वो ऑब्लिगेशन है। तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी सबॉर्डिनेट की ऑब्लिगेशन है। अब आपके पास आप ये किसी और पर्सन को असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आप मेरे से छोटे हैं ना, मैंने आपको क्या दिया, मार्केट से सामान ले आना, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इट कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। इसका मेन असेंस क्या है, इसका मेन क्रक्स क्या है कि आप ड्यूटीफुल है, आप काम कर सकते हैं तो ही तो मैं आपको जॉब असाइन करूंगी। अगर आप काम करने की कैपेसिटी में ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है मैं आपको जॉब असाइन करूंगी नहीं। मेन पार्ट है कि जिस सबॉर्डिनेट को काम दिया गया है वो पर्सन ड्यूटीफुल है। दूसरा, ये ओरिजिनेट क्यों होता है, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के चलते ये ओरिजिनेट होता है। एक सीनियर पर्सन अपने सबॉर्डिनेट को काम देता है और वो किस लिए देता है, क्योंकि वो सीनियर है और उसने अपने सबॉर्डिनेट को वो ऑब्लिगेशन सौंपी है। तो आपके पास ये ओरिजिनेट क्यों हुआ है, आपके सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के चलते। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दो टाइप्स की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 का नाम है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 का नाम होता है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक टॉपिक आता है कि क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके पास, आपके अकाउंटेबिलिटी, अब आपके पास देखिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 जो होती है ना, यही आपकी मेन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 जिसका दूसरा नाम मैंने बताया अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी अकाउंटेबिलिटी ही है अल्टीमेटली, जो कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस केस को हम समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए मैंने आप मिस्टर एक्स हैं, मैंने आपको काम दिया, ठीक है, कि आपको 10 यूनिट्स बनानी है एक दिन में। अब मिस्टर एक्स है आप, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने वो काम सी को दे दिया कि मिस्टर सी आपको ये काम करना है। आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं, मिस्टर सी आपके सबॉर्डिनेट हैं। 10 यूनिट्स आपको बनानी है। अब दिन के एंड में मैं आपसे आके रिपोर्ट लूंगी और आपने मिस्टर सी को बोला था, मिस्टर सी सिर्फ 8 यूनिट बना पाए। आप मिस्टर सी को डांट सकते हैं बट मैं सी से कुछ भी नहीं कहूंगी। आपकी अकाउंटेबिलिटी मेरी तरफ है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक से किसी और को असाइन कर दी है, काम बेशक से आपने किसी और को दे दिया है, बट आप ये सोचें कि गलती सी की बताई जाएगी, वो चीज नहीं हो सकती है। जो जवाबदेही है वो आपकी मेरी तरफ ही रहेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 जिसका दूसरा नाम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्टीमेटली वो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते मिस्टर सी को कि मिस्टर सी ही मेरे को जवाब देंगे। मिस्टर सी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। आप बेशक से सी को कह सकते हैं बट आपका जो मेन जो हम थे, मैं आपकी सीनियर हूँ, आप मेरे सबॉर्डिनेट है, मेन पिक्चर जो थी वो आपके और मेरे बीच थी। यू आर अकाउंटेबल टू मी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मी, नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टुवर्ड्स मी कि आपको जवाब देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 ये दो टाइप्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 इज नोन एज ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 इज नोन एज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका नाम अकाउंटेबिलिटी भी है, वो आपकी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप काम किसी और से करवा सकते हैं और उस काम के प्रति जो जवाब देना था वो आप किसी और को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जवाबदेही अल्टीमेटली उसी इंसान की रहती है जिसको वो जॉब असाइन की जाती है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आता है अथॉरिटी। ये पावर है टू टेक डिसीजन। ये आपके पास आपके सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के साथ आती है और आप अपनी पावर भी किसी और को असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा 10 यूनिट्स बनानी है और ये पावर है प्रोडक्शन की, डिपार्टमेंट की, आप जाइए ऑफिस खोलिए प्रोडक्शन का और वहां जा करके आप काम कीजिए। आपने वो चाबी उठा करके मिस्टर सी को दी कि आप जाओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और 10 यूनिट बना दो। तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो आपने सी को दे दी, बट जवाबदेही अल्टीमेटली आपकी ही रहेगी मेरी तरफ। तो अथॉरिटी भी आप किसी और को दे सकते हैं। आपकी ये पोस्ट से रिलेट करती है, जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ज्यादा पावर। सीईओ की पावर ऑब्वियस सी बात है एक गेट कीपर से बहुत ज्यादा होगी। तो आपके पास जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ज्यादा पावर, जितनी नीची पोस्ट उतनी कम पावर। तो अथॉरिटी जो है वो पोस्ट से रिलेट करती है। अब अथॉरिटी किस में हेल्प करती है, आपके डिसीजंस के इम्प्लीमेंट होने में। मेरे पास कोई पावर होगी बीइंग अ टीचर, तभी तो मैं आपको कह सकती हूँ आपको एज ए स्टूडेंट। तो वो चीज़ क्या है कि मेरे पास पावर है और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं आपके ऊपर कोई डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो मैं वो करवा सकती हूँ आपके फायदे के लिए। नेक्स्ट
आपका जो अथॉरिटी है वो एक चाबी है मैनेजरियल जॉब के लिए, क्योंकि आपके पास एक मैनेजर की रेपुटेशन तभी है जब उसके पास कोई पावर होगी। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग होता है आंसरेबिलिटी, कि आपके सबॉर्डिनेट की जवाबदेही है। कौन से सबॉर्डिनेट की? जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई थी। ये डेलीगेट नहीं की जा सकती है, जो अभी मैंने मेरा मिस्टर एक्स का और मिस्टर सी का एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया भी है। ये डेलीगेटर्स की तरफ होती है, मतलब जिसने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है वो डेलीगेटर कहलाता है, वो आपको ट्रांसफर कर रहा है। तो जो ट्रांसफर कर रहा है, आपकी जवाबदेही उस पर्सन की तरफ है। मैं आपको 100 रुपए दे रही हूँ समोसे लाने के लिए, तो आपकी जवाबदेही मेरी तरफ है, क्योंकि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैंने आपको डेलीगेट की थी। ये एक बेस बनता है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का। प्लस आपके पास आपका जो इसका ओरिजिन होता है, आपका अकाउंटेबिलिटी कंसेप्ट में आता ही कब है? जब पावर ट्रांसफर की जा रही है, यानी कि जब आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने मीनिंग समझा है और एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझे हैं। कल हम इनके बीच में डिफरेंसेस और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।